अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मुकुल जी हैं, कह रहे हैं हेलो सर। पूना वाला फिनकॉप के 80 शेयर है मेरे पास 485 के रेट पर। लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, पूना वाला फिनकॉर्प में फिलहाल तो ब्रेकआउट फेल हुआ है 498 के नीचे। जब तक कोई बुलिश एविडेंस ना मिले अवॉइड करना चाहिए, और गलती से भी 440 के नीचे क्लोज करे तो एक बार एग्जिट भी कर लेना चाहिए। ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे कंप्लीटली फेल्ड है विद शूटिंग स्टार। बहुत ज्यादा आपको जरूरत है कि 440 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगा के रखें। चलिए, मिहिर प्रधान जी हैं, वे एक अपनी दुविधा लेकर आए हैं आपके पास। कह रहे हैं सर, डिफेंस स्टॉक कहां तक गिरेंगे? देखिए, अब मैं तो पिछले साल इंटरिम बजट से बता रहा हूँ। बीच में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया था, जिसकी वजह से थोड़े से चल गए थे। तो हाँ। वो किस्मत थी लोगों की निकलने की, नहीं निकले हैं। तो मैं लास्ट ईयर इंटरिम बजट से बता रहा हूँ कि इन सब में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, 50 से 80% गिर सकते हैं। रेलवेज का हाल आपने देख लिया, आरईसीपीएफसी, एसजेवीएन, एनएचपीसी का हाल आपने देख लिया। डिफेंस स्टॉक आगे पीछे करके वही हाल करेंगे। तो जितना जल्दी निकल सके 5,000 के आसपास, 4,800 के आसपास हम काफी डिस्कस किए थे एचएल पे कि 4,360 आएगा, वो भी टूट चुका है। अब अगला 3,820, 3,035 का टारगेट दिख रहा है। बीडीएल में भी डाउन साइड दिख रही है, ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है। 1,400 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करे तो इमीडिएट जो नीचे टारगेट खुलेगा वो खुलेगा 911 रुपए का। इसमें बीडीएल में हाँ, 911 800 एग्जैक्ट लेवल में आपको बता देता हूँ। 906 रुपए का टारगेट इसमें खुलेगा। और कोई डिफेंस का नाम जो आप बता सके मेरे को? एचएएल, और बीईएल। बीईएल में नीचे डाउन साइड करीब करीब 360, और 360 निकलता है तो 308। तो रेलवे स्टॉक्स का हाल फटाफट डाउन साइड बन गया था। इनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट इवेंचुअली हाल इनका भी वही होना है। ऊपर से 50% अगर गिर जाए तो कोई बहुत सरप्राइज मेरे को नहीं होगा। ऑल राइट, जहां तक मैंने भी आपसे जब भी डिफेंस की बात करी है, मुझे आप कहते हैं कि मैं डिफेंस को लेकर बेरिश हूँ। सही बोल रही हूँ मैं? इवेंचुअली वो सही भी प्रूव हुआ है, रेलवे डिफेंस। इवेंचुअली आप देखिए, लास्ट ईयर जब इंटरिम बजट के बाद से नीचे आना स्टार्ट हुए हैं तो सब गिर ही रहे हैं 40-50%। हम्म। चलिए अंशुल जी, ये हो गई आपकी राय डिफेंस पर। अब पूनम गुप्ता जी हैं, कह रही हैं सर, अभी स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक अच्छा है? पूनम जी, मैं आपको बता दूं, शो के एंड में हम अंशुल जी से लेंगे अंशुल जी के टॉप पिक्स। तो शो को आप देखते रहिए, आखिर में आपको मिल जाएगा इस सवाल का जवाब। और जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है, हमारा मेंबरशिप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, तो वहां जाकर आप मेंबरशिप ले सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद केतन जी हैं, पूछ रहे हैं सिंधु ट्रेड लिंक इन्होंने खरीदा हुआ है 24.48 पर। कह रहे हैं क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, इस पे भी हम अपना व्यू रिजर्व रखना चाहेंगे, क्योंकि इस पे फंडामेंटल टीम स्टडी कर रही है, और जब तक पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर लेती है, अभी इसको हमको अवॉइड करने कहा गया है। तो लेट देम फिनिश देयर वर्क। अगर वो किसी तरह के ट्रेड से आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट। जयंत कौशिक जी कह रहे हैं सुदीप फार्मा इन्होंने खरीदा है 730 पर। कह रहे हैं क्या करना चाहिए इन्हें? सुदीप फार्मा, सुदीप फार्मा तो लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूअसली गिर रहा है। देखिए, लिस्टिंग के स्टॉक में अगर आप, मतलब 2 साल हो गया मेरे को बोलते हुए, अब भी आप लोग अगर ये नहीं सीखे हैं तो इसी तरह आप पैसा खोते रहेंगे। लिस्टिंग पॉजिटिव हुई है, 3 से 5 दिन में निकलिए। आईपीओ डे लो का स्टॉप लॉस लगाइए। नेगेटिव लिस्टिंग हुई है, तुरंत निकलिए। उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। आईपीओ बेस बने तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। ये स्टैंडर्ड थंब रूल है। आप इससे इतर कुछ भी कर रहे हैं, आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% है। पिछले ओके। 2 साल के 100 करीब आईपीओ उठा के देख लीजिए, हर आईपीओ में यही हुआ है। लिस्टिंग के बाद नीचे आया, एक दो स्टॉक ओला ऊपर गया, लेकिन उसके बाद से आप ओला की हालत देख ही रहे हैं। एक आध इधर उधर और कोई स्टॉक है तो बिना आईपीओ बेस बनाए तो कोई भी नहीं गया है। शुरू 3-5 दिन में जो भी वॉलेटिलिटी रही है, उसके बाद तो प्रॉफिट बुकिंग ही रही। ग्रो में यही हुआ, चौथे दिन जाके स्टॉप लॉस कटा, उसके बाद से पिट ही रहा है स्टॉक। तो एक जो बेसिक टेम्पलेट है उसको तो फॉलो करना सीखिए।
ओके, बिल्कुल सोचकर समझकर और अच्छे से स्टडी कर कर ही अपने पैसे को कहीं भी लगाना चाहिए। आपका हार्ड एंड मनी है, कहीं भी ऐसे किसी की भी राय सुनकर नहीं कर लीजिए। एक्सपर्ट के जरिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पर ही इन्वेस्ट करें। अनिल लोहन जी ने हमारी बात सुनी है ऑटो सेक्टर पर, तो कह रहे हैं टाटा मोटर 10% मूव के लिए कब तक बाय कर सकते हैं? देखिए, अभी कोई बाइंग नहीं बनती है। अब केवल जिसके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वो आ चुकी स्विंग लो रिवाइज हुआ है एट 350 350 के स्टॉप लॉस से आप रख सकते हैं। मदरसन भी 105 पे ब्रेकआउट था, अब उसका रिवाइज टारगेट 113 है। आप यहाँ लेंगे और 113 कटेगा तो लॉस होगा। 105 ब्रेकआउट जिसने प्ले किया वो 113 में अपनी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेगा। तो अभी ये समय है कि जब बम बंदूक बारिश और ये गोले चल रहे हैं तो आप पहले कहीं छुपने की कोशिश कीजिए, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये मार्केट नहीं है जहाँ पे एकदम आप छाती चौड़ी करके एकदम बाहर निकल के कुछ भी बाई कर लें। दिस इज द टाइम जहां आप अपनी कैपिटल बचाइए। बची रह गई तो आप जब तेजी लौटेगी आप पैसा अच्छे से कमाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह दी है अंशुल जी ने यहाँ पर। जीवा जी हैं, कह रहे हैं अंशुल जी प्लीज अपना व्यू दीजिए लोधा डेवलपर पर। लोढ़ा डेवलपर। देखिए, लोधा मैं हमेशा ही नेगेटिव रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 महीने से। मेजर सपोर्ट लोधा में 1047 का है जैसे ही, और राउंडिंग टॉप की फॉर्मेशन बन रही है जैसे ही ये लेवल निकलेंगे 1039 के। लंबी डाउनसाइड खुलेगी स्टॉक में प्रोबेबली 764 तक, और साथ में आप सीएनएक्स रियलिटी देख लीजिए, मेजर सपोर्ट के आसपास खड़ा है। यहाँ से कम 10 से 15% की डाउनसाइड खुलती हुई दिख रही है। ऑलराइट अंशुल जी, बिरला सॉफ्ट पर राय मांग रहे हैं। यूनिक कार्गो आईडी है इनकी, और इनकी खरीद है 565 की, तो होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए इन्हें? देखिए, बिरला सॉफ्ट हमेशा ही लैगार्ड रहा है इन टर्म्स ऑफ आईटी स्पेस। शॉर्ट टर्म में मूव दिया है, बाउंस बैक दे रहा है। 447.80 का मेजर रेजिस्टेंस है। अगर निकला तो फिर जहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ था 532 वहां तक आ सकता है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको रहना ही है इसमें आईटी स्पेस में, आप थोड़ा बहुत एलटीआईएम देख सकते हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलटीआईएम, आईटीबीज। डिप्स पे इनको बाई कर सकते हैं, यही पहले ऑल टाइम हाई लगाएंगे। बिरला सॉफ्ट में मेरे को बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है, अनलेस कोई मैनेजमेंट ऐसा टोपी में से खरगोश निकाल रहा है एकदम अच्छे रिजल्ट वाला, तो अलग बात है। बाकी एक्सपेक्टेशन तो मेरे को नहीं है। चलिए, ये हो गई बिरला सॉफ्ट की बात। अगर एमएनएम पे आपका व्यू जानना चाहें तो एमएनएम पर क्या व्यू होगा? देखिए, एमएनएम में अब मेरे हिसाब से यहाँ से अपसाइड कम है और प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन ज़्यादा हो सकती है। तो वही हाल है जो सीडी बीएससी वाला है कि लेट स्टेज में ब्रेकआउट के ऊपर खड़ा है, किसी भी दिन ब्रेकआउट चटका सकता है। तो लास्ट स्टॉप लॉस 3566 का होना चाहिए। इसके नीचे क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी 3191 तक के लिए। ओके, तो ये हो गई एमएनएम की बात। किशोर राय जी हैं, कह रहे हैं डायमंड इंफ्रा पर सर प्लीज गाइड कर दीजिए मुझे, क्या इस समय एंट्री लेना सही है या एक्यूमुलेट करना भी? डायमंड इंफ्रा, देखिए इसके साथ दिक्कत ये है 3500 3500 3.5 3.5 करोड़ का मार्केट कैप है। बीएससी ओनली लिस्टेड है, 2% के सर्किट में चलता है, 43,000 का एवरेज वॉल्यूम है, 99 पैसे का भाव है। ये स्टॉक तो आपकी वॉच लिस्ट या पोर्टफोलियो या किसी चीज में होना ही नहीं चाहिए। चलिए, हो गई डायमंड जी। डायमंड इंफ्रा पर अंशुल जी का व्यू बिल्कुल नेगेटिव है। विनोद मित्तल जी हैं, कल्पत्रु और वारी एनर्जी पर इनका सवाल है। कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल इन्होंने खरीदा हुआ है एट द रेट ऑफ 1313 पर, और वारी एनर्जी इन्होंने खरीदा है 3300 पर। तो दोनों पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, वारी में कौन सा? वारी रिन्यूएबल की? वारी एनर्जी? वारी एनर्जी इन्होंने खरीदा है 3300 पर। देखिए, कल्सरू में प्रॉब्लम ये है कि 1320 के पास जाके जो बेस था उसका ब्रेकआउट नहीं आया, और उसकी वजह थी कि केवल इतने बड़े बेस में 240 दिन के बेस में केवल 3 इंस्टीट्यूशन कैंडल थी, जबकि इतने बड़े बेस में कम से कम 10 से 12 इंस्टीट्यूशन कैंडल होनी चाहिए।
तो पैटर्न ऑलमोस्ट फेल हो रहा है, ब्रेकआउट भी फेल हुआ है। लॉन्ग लिक्विडेशन में पहला टारगेट 1100 है और दूसरा टारगेट समवेयर अराउंड 960 का है। तो स्टॉक एक्सट्रीमली वीक लग रहा है, पुल बैक मिलता है तो बेच के हाँ, चलिए। कलपत्रु वारी इन्होंने एनर्जी खरीदा है, कलपत्रु इन्होंने खरीदा है 1313 पर। रेट तो मिलना मुश्किल है, कहीं भी 1180 के आसपास तक पुल बैक मिलता है। सॉरी, 1280 के आसपास पुल बैक मिलता है तो आपको निकल जाना चाहिए। ओके, वारी वारी एनर्जी एनर्जी में 3300 इन्होंने खरीदा। 3743 पे लोअर हाई बना है, वहां से 3445 भी तोड़ दिया, 3116 भी तोड़ दिया, 2828 का टारगेट अचीव किया है। नेक्स्ट राउंड में 2828 टूटेगा तो 2530 भी आ सकता है। ओके, तो ये हो गई वारी एनर्जी की भी बात। रोलेक्स रिंग पर आपका क्या, आपकी क्या राय है अंशुल जी? पूनम जी पूछ रही हैं, कह रही हैं 120 के रेट पर इन्होंने खरीदा है। देखिए, रोलेक्स रिंग अगर केवल 8-10 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक छोटा सा फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न है। 128.50 का ब्रेकआउट मिलता है तो 146 तक जा सकता है। दैट बीइंग सेड, फ्लैग है, वॉल्यूम है, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, सब चीज बहुत अच्छी है। जो चीज खराब है वो है पिछले 286 दिन में 64% करेक्ट हुआ है। बहुत ज्यादा ओवरहेड सप्लाई बनी है। तो ऐसी जब ओवरहेड सप्लाई होती है तो लोअर लेवल पे जब पैटर्न फॉर्म होते हैं उनका फेलियर रेट बहुत हाई होता है। तो ये रिस्क लेने जैसी नहीं है। फिर भी डॉक्टर अगर आपको पर्ची पे लिख के दिया है कि आपको रिस्क लेनी है तो 128, 128.50, 129 के ब्रेकआउट का वेट कीजिए, 119 का स्टॉप लॉस जरूर लीजिए। ये रिस्क वैसे लेने जैसी नहीं है। बिल्कुल, अंशुल जी की राय होगी इस पर। स्टॉप लॉस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा जो अंशुल जी ने बताया है, और उनकी व्यू पर भी आप दे सकते हैं ध्यान। शशिधर जी हैं, कह रहे हैं टीडी पावर सिस्टम्स पर एंट्री लेवल्स आपके हिसाब से क्या होने चाहिए सर? 6 महीने का व्यू है मेरा। ये टीडी पावर सिस में लोअर हाई बना है और 715 टूटा है। अगले 5-7 दिन में 715 रिक्लेम नहीं हुआ तो 580, और 580 टूटता है तो फिर आपका अगला टारगेट खुलेगा 551, 580, 551 आते हुए दिख रहा है। ओके, ये हो गई टीडी पावर सिस्टम्स की बात। वेल, ऐसे माहौल में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आप कर सकते हैं भरोसा? अंशुल जी, आपके हिसाब से कौन से होंगे आपके आज के टॉप पिक्स? देखिए मैडम, इस समय चल रहा है न्यूक्लियर वॉर मिड कैप स्मॉल कैप पे, तो आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहिए। बहुत ज्यादा इधर उधर हाथ पांव नहीं मारना चाहिए। फिर भी अगर करना ही है तो एक एक्सिस बैंक देख लीजिए। ऑलमोस्ट 310 दिन हो गए हैं वीसीपी बनाते हुए। 1285, 1300 के ऊपर जैसे ही निकलेगा 1500 रुपये निकल जाएगा। दूसरा स्टॉक आपकी नजर में होना चाहिए इंडसइंड बैंक। यहाँ पे 892 का जब ब्रेकआउट बने तब आपको बाई करना है, यहाँ पे बाई नहीं करना है, कतई नहीं करना है। 892 का जब ब्रेकआउट बने तो ही बाई करना है। ऊपर में आपको ब्रेकआउट के बाद 1085 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक के आपने बाइंग लेवल्स बता दिए और टारगेट बता दिए, स्टॉप लॉस भी बता दीजिए अंशुल जी। स्टॉप लॉस जब ब्रेकआउट आ जाए तब 830 रुपए का बनेगा इंडसइंड बैंक पे। एक्सिस बैंक एज सच स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, बीइंग ए लार्ज कैप। ऑन द डिप्स आप वापस से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जाना इसको 1500 रुपए। बट अगर मैंडेटरी है स्टॉप लॉस लगाना तो 1240 का ले लीजिएगा। बाइंग 1285 के ब्रेकआउट के बाद ही बनेगी। ऑल राइट, तो जो अंशुल जैन जी के टॉपिक्स हैं उसमें अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ब्रेकआउट लेवल्स बताए हुए हैं जिनके बाद आपको बाइंग की उन्होंने एक सलाह दी है, और उसके बाद उन्होंने टारगेट लेवल्स भी बताए हैं। अलोंग विद दैट ही हैज आल्सो गिवन यू द स्टॉप लॉस। तो जब भी आप टॉपिक्स या कोई भी राय किसी एक्सपर्ट की, मार्केट एक्सपर्ट की सुनते हैं तो ध्यान से पूरी बात सुना करें ताकि उसी हिसाब से आप अपने आप को गाइड कर सकें। और बात आ गई अब और सवालों की, तो सुशील जी हैं, कह रहे हैं सर आईओसी और इंजीनियर्स इंडिया और अडानी ग्रीन क्या करंट प्राइस पर आप रेकमेंड करेंगे? अडानी ग्रीन में रहने देती हूँ, आईओसी और इंजीनियर्स इंडिया बता दीजिए। देखिए, इंजीनियर्स इंडिया में तो बॉक्स बन रहा है, 188 टूटता है तो लंबी डाउन साइड खुलेगी 159 तक। अपसाइड बनाने के लिए 211 रुपए निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो नहीं निकल रहा है। आईओसी में आज एक प्रीएम्प्टिव बाई कैंडल बनी थी जो नहीं चली, तो प्रोबेबली यहाँ पे भी और समय है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लेके छोड़िए, 240 मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो दोनों स्टॉक आपके मतलब के ही नहीं है। और आपने जो कहा मैडम कि किसी भी एक्सपर्ट की बात बड़े ध्यान से सुनिए। इस पे मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, एग्जाम्पल,
नहीं, कि ध्यान से के साथ साथ मैं आपको टोक रही हूँ अंशुल जी, मैंने कहा पूरी बात सुनी, कई बार लोग हाँ, आधी वही बात वही वही नहीं, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि ध्यान से और पूरी बात सुनिए, इसके साथ उसका सही अर्थ भी लीजिए। इस पे मैं आपको एक कहानी सुना दे रहा हूँ कि चल। एक वो था, मतलब एक मेरे मित्र को शराब पीने की बहुत आदत थी। उसकी मम्मी ने एक दिन बिठाया, उनके घर में कुत्ता था, तो कुत्ते के सामने वो उसमें दारू रखी बाउल में, तो कुत्ते ने ऐसे हाथ मार दिया उसको। तो फिर उसके बाद दूध रखा, तो दूध वो पी गया। तो उसकी मम्मी ने पूछा कि कुछ समझ में आ रहा है, तो उसने जवाब ये दिया, हाँ हाँ, जो दारू नहीं पीते हैं वो कुत्ते होते हैं। तो पूरा सुनने के बाद अर्थ भी सही समझिए, अर्थ का अनर्थ मत समझ लीजिए। चलिए, बहुत ही मजेदार स्टोरी रही आपकी, मजेदार बातों की तरह अंशुल जी। और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया होगा आपकी बात सुनकर। और वेल, इससे सबक यही है कि सही अर्थ निकालिए, अर्थ का अनर्थ नहीं, बिल्कुल भी। तो अब इसी बात पर जीवा जी सवाल लेकर आए हैं, कह रहे सर पीडी लाइट पर आपका व्यू क्या है? पीडी लाइट पे बेरिश व्यू है, 1418 आ रहा है। और गलती से अगर ये लेवल टूट गया तो लंबी डाउनसाइड खुलेगी, क्योंकि स्टॉक में शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट, स्ट्रक्चर वीकनिंग, सारी चीजें हैं। 1300 से लेके कहीं भी 1100 तक का टारगेट मिल सकता है। बीइंग अ लार्ज कैप स्टॉक, 20-30% गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है ऑल टाइम हाई से। और जब इतना गिरता है तो स्टॉक में तब एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए, फिलहाल तो नहीं बन रहा है। चलिए, प्रभा जी कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स और प्रिंस पाइप, कह रहे हैं सर कहाँ तक गिरेगा, मुझे एवरेज करना है तो करना चाहिए या नहीं अभी इस समय? देखिए, जहां तक मेरे को याद है, ट्रांसफॉर्मर की, अरे यार ये ठीक है यार, ये ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर मेरे को याद है कि आप ही हैं या कोई दूसरे हैं। 463 से मैं बताते आ रहा हूँ कि 463 पे बॉक्स का लो टूटा है। जब हम बॉक्स का हाई ब्रेकआउट प्ले करते हैं तो बॉक्स का लो जब टूटा है तो ब्रेकडाउन भी प्ले करना चाहिए। 463 का ब्रेकडाउन था, 335 और 273.90 का टारगेट था। दोनों को तोड़ते हुए 235 चल रहा है, पुल बैक में 273 मिलता है तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेग में ये डाउन साइड अगर कंटिन्यू, वैसे बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है तो ऑल टाइम हाई से अगर 50% गिर, 50% तो ऑलरेडी गिर चुका है, 80% गिर जाता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। अगर 273 रिक्लेम नहीं हुआ तो 124 रुपए का टारगेट खुल रहा है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स पे। ऑलराइट, तो ये हो गई प्रभात नारायण जी को भी सलाह। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लगातार सवाल में हर कुछ दिनों पर आता रहता है, हमारे पास भी, जैसा कि आप भी पहचान गए सवाल सुनकर। अंशुल जी, मार्केट में इस समय ट्रेड करना, इस समय मतलब मार्केट को समझना ही बड़ा मुश्किल काम हो गया। इस तो शो को रैप अप करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को एक सलाह जरूर दे दें कि इस समय मार्केट में कैसे ऑपरेट करें। देखिए, इस समय मार्केट में सबसे सही तरीका है ऑपरेट करने का कि अगर आपके पास वीक कैटेगरी के मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स हैं, बेच के उनसे बाहर हो लीजिए। स्ट्रॉन्गर कैटेगरी के शेयर्स हैं तो कुछ समय इस पूरे समुद्र मंथन को झेल लीजिए। अगले जो रैली निकलेगी उसमें नए विनर्स निकलेंगे, जिनमें बेसिस बने रहेंगे, जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ रहेगी। अब ये किस में रहेगी ये तो आपको गिरावट के बाद ही पता चलेगा कि जो सबसे कम गिरे हैं या जिनमें अलग से रैली बनी है। तो उन स्टॉक्स में अगर आप काम करते हैं तो फिर आपका पैसा बनेगा। उन स्टॉक्स में काम करने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा आपके पास होना चाहिए। तो इस समय अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, ये एनवायरनमेंट है जहां कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। अगर प्रोटेक्ट कर लेगा तो जब नया अपसाइड बनेगा तो आपको कायदे का पैसा बनेगा। तो पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अंशुल जी, आज हमारे शो में आप आए और आपने हमारे व्यूअर्स के इतने सवालों के जवाब दिए। अंशुल जी, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? और देखिए, अदानी, ग्रीन, रिलायंस, इनमें रोज ही मैं ट्रेड करता हूँ मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि मैं रोज कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ट्रेड करता हूँ, मैं अपनी पोजीशंस मैनेज करता हूँ। तो उन पे मैं सलाह नहीं दे पाऊंगा। बाकी तो जो स्टॉक्स की सलाह आपको दी है वही सब जगह देता हूँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अंशुल जी, थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो कर और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। थैंक यू, एंड बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। टू
थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो, फॉर वॉचिंग अस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो मेंबरशिप लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन है, आप उससे जाकर मेंबरशिप ले सकते हैं। आई एम श्योर आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।